15 साल की बच्ची, धमकियां, एफआईआर और अब सीधे प्रधानमंत्री पर गंभीर आरोप। आखिर पूरा मामला क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी एनआरएसटी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने जबलपुर से लाइव संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि 15 साल की एक बच्ची को धमकियां दी जा रही है और पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। संजय सिंह ने कहा कि 56 इंच का सीना छोटे छोटे बच्चों से डर गया है और सरकार से मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। क्या आपको लगता है इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही खबरों के लिए डीडी एनआरएसटी चैनल को सब्सक्राइब करें। पेश एक रिपोर्ट। आज के कार्यक्रम के आयोजक और हमारे पुराने साथी बिंदेश्वरी पटेल जी, उमेश जी, जो हमारे सेंगर साहब, जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारी और साथी, आम आदमी पार्टी के साथी कार्यकर्ता, साथियों और दोस्तों, आज निजीकरण के सवाल पे ये सभा रखी गई है। आदरणीय रघु ठाकुर जी आज से नहीं, मुझे याद है 90 के दशक में इन्होंने एक किताब लिखी थी, भूमंडलीकरण और भारत। तो ये जो भूमंडलीकरण की नीति है, ग्लोबलाइजेशन जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, उसका भारत की अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आज नहीं 90 के दशक में उन्होंने लिखा था। और तब लिखा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे भारतीयों को अमेरिका से भगाया जाएगा। और आज आप देखिए कि 30 साल के बाद वो बात सच हो रही है कि अमेरिका में काम करने वाले हिंदुस्तानियों को ट्रंप वहां से हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी डालकर भेज रहा है, वापस भेज रहा है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको कोई शर्म नहीं आती, चाहे जितना अपमान भारत का हो जाए, प्रधानमंत्री शर्माने वाला नहीं है। अगर आप निजीकरण की बात करें तो आज हिंदुस्तान के सरकारी संस्थानों के पास क्या बचा है? एक तरफ से उठा के देख लीजिए, हिंदुस्तान का कोयला अडानी को, बिजली अडानी को, पानी अडानी को, गैस अडानी को, सोलर प्लांट अडानी को, एयरपोर्ट अडानी को, सी पोर्ट अडानी को, आकाश अडानी को, पाताल अडानी को, पूरा हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी ने अडानी के हाथों में बेचने का काम किया। ये निजीकरण चल रहा है, ये निजीकरण चल रहा है। और आपके मुख्यमंत्री तो मोहन यादव जी तो सीना ठोक के कहते हैं, हाँ भाई हम तो जमीन खरीदेंगे बेचेंगे, हमारा धंधा यही है। वो भी इसी काम में लगे हुए। आज सत्ता पर बैठे हुए लोग, उनकी प्राथमिकता आम आदमी नहीं है, किसान नहीं, मजदूर नहीं, नौजवान नहीं। उनकी सबसे पहली प्राथमिकता है उनके पूंजीपति मित्र, उनके पूंजीपति दोस्त। और इसलिए भारत के प्रधानमंत्री से जब नौजवान रोजगार मांगता है तो सरकार कहती है पैसा नहीं है। किसान अपने फसल का दाम मांगता है तो सरकार कहती है पैसा नहीं है। मजदूर अपनी मजदूरी मांगता है तो सरकार कहती है पैसा नहीं है। माताएं बहनें अपना हक मांगती हैं तो सरकार कहती है पैसा नहीं है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हिंदुस्तान के चंद पूंजीपतियों का 17 लाख करोड़ रुपए इस सरकार ने माफ करने का काम किया है। यह है निजीकरण की नीति, यह है पूंजीपतियों के पक्ष में खड़ी हुई सरकार की नीति, जिसके खिलाफ हम सब लोग यहाँ खड़े हुए हैं। और इनसे लड़ना होगा, हमको इनसे मिलकर लड़ना होगा, इनके खिलाफ आवाज उठानी होगी। ठीक है, हमारे साथी ने 84 करोड़ लोगों को तो आपने 5 किलो राशन पे जिंदा रखा हुआ। आपको लगता है ये 84 करोड़ लोग तो 5 किलो राशन पे अपनी जिंदगी बिता लेंगे? ऐसे इनको रखो, इनको सिर्फ एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करो। एक थैला मिल जाता है, उसमें कुछ चावल गेहूं होता है और आपके उस थैले के ऊपर फोटो लगी रहती है मोदी जी की,
मोहन यादव जी की, कहीं किसी राज्य में योगी जी की, मोदी जी की। फोटो देखिए, खुश रहिए, 5 किलो का राशन मिल रहा है आपको। क्या आपको इससे ही खुश रह के अपनी जिंदगी चलाना है? क्या आपको इन्हीं व्यवस्थाओं में जीवित रहना है? अगर रहना है तो फिर ठीक है, जाति धर्म की राजनीति तो चली रही है हिंदुस्तान के अंदर। और अगर आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपके बच्चों का भविष्य अच्छा हो, मध्य प्रदेश का भविष्य अच्छा हो, यहाँ के किसानों, मजदूरों और नौजवानों का भविष्य अच्छा हो, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सरकार से लड़के अपना हक हासिल करना, जिस काम को आपको हमको मिलकर और वो हक क्या है? कटनी के बारे में अभी लिंगेश्वरी पटेल जी ने बताया, किसानों की जमीनें कब्जा की गई, मुआवजा आज तक नहीं मिला। कौन देगा मुआवजा? ये सरकारें खामोश बैठे रहने से आपको मुआवजा देने वाले नहीं है। इनके खिलाफ संगठित होइए, इकट्ठा होइए, और सिर्फ कटनी नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में जहां जहां किसानों की जमीनें ली गई हैं और उनका मुआवजा आज तक नहीं मिला है, उनको सबको इकट्ठा करके भोपाल को घेरने का काम कीजिए। जब भोपाल की सत्ता डगमगाएगी तभी आपको मुआवजा देने का काम करेंगे, इससे पहले नहीं देंगे, याद रखना। दूसरी बात, यहां पर हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज खोलने के बड़े लंबे समय से आप लोगों की मांग कर रही है, लेकिन पता चला कि शासकीय मेडिकल कॉलेज तो नहीं खुला, पीपीपी का मॉडल आ गया, पीपीपी का मॉडल। और जो अभी आपका शासकीय जो अस्पताल चल रहा है वो भी उसी में मर्ज कर दिया जाए, तो आपको महंगी स्वास्थ्य की व्यवस्था यहां पर मिलेगी कटनी के अंदर। राजनीति इस पे क्यों नहीं होती? मैं तो कहता हूं राजनीति शिक्षा के सवाल पर क्यों नहीं होती? राजनीति स्वास्थ्य के सवाल पर क्यों नहीं होती? राजनीति बिजली और पानी के सवाल पर क्यों नहीं होती? क्या आपके बच्चे बिना शिक्षा के आगे बढ़ सकते हैं क्या? मुझे जरा बताओ, बढ़ सकते हैं क्या? बच्चों को शिक्षा के बगैर आगे बढ़ाया जा सकता है क्या? शिक्षा की हालत क्या की है बीजेपी की सरकार ने? पिछले 10 साल के अंदर हिंदुस्तान में 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हुए, 1 लाख सरकारी स्कूल, 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हुए। 1,20,000 सरकारी स्कूल देश में ऐसे हैं जहां सिर्फ एक टीचर काम करते हैं। 1,19,000 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां बिजली का इंतजाम नहीं है। 98,000 सरकारी स्कूल देश में ऐसे हैं जहां बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं है, क्योंकि मोदी जी का नारा है अनपढ़ रहेगा इंडिया, तभी तो अंधभक्त बनेगा इंडिया। ये देश को अनपढ़ बनाना चाहते हैं, अंधभक्त बनाना चाहते हैं। आप अनपढ़ रहोगे, आपके बच्चे अनपढ़ रहेंगे तो सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे। इनको सवाल पूछने वाले लोग बहुत बुरे लगते हैं। अभी आपने देखा दिल्ली के जंतर मंतर पे देश का नौजवान पहुंच गया, लाखों की संख्या में पहुंच गया। उसने देश की सत्ता से सवाल पूछा, मोदी जी बताओ नीट का पेपर लीक हुआ, मोदी जी बताओ पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ, मोदी जी बताओ यूपी में पेपर लीक हुआ, मध्य प्रदेश में पेपर लीक हुआ, बिहार में पेपर लीक हुआ, गुजरात में पेपर लीक हुआ, हरियाणा में पेपर लीक हुआ, महाराष्ट्र में पेपर लीक हुआ, राजस्थान में पेपर लीक हुआ। हिंदुस्तान के अंदर 93 पेपर लीक हुए, 93 पेपर लीक। और जब नौजवानों की पीड़ा आसमान तक पहुंच गई तो जंतर मंतर पे पहुंचे, उन्होंने कहा शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना होगा, और इस्तीफा लिया, इस्तीफा लिया शिक्षा मंत्री का। पहली बार मोदी सरकार को झुकना पड़ा, पहली बार 12 सालों में मोदी सरकार को घुटने पे आना पड़ा। लेकिन मैं कल से देख रहा हूं मोदी जी इतना बौखलाए हुए हैं, इतना बौखलाए हुए, एक 15 साल की बच्ची के पीछे पड़ गए। 15 साल की बच्ची, 15 साल की बच्ची, उसको गालियां दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के गुंडे। उस 15 साल की बच्ची को बलात्कार की धमकी दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के गुंडे। वो बच्ची रो रही है, बिलख रही है। मोदी जी से उसने माफी भी मांग लिया। मोदी जी ने नौटंकी में एक वीडियो भी बनाया, बोले हम माफ कर रहे हैं आपको, आप कोई महाराजा हो इस देश के, आप महाराजा हो।
आप विश्वगुरु हो, आप महामानव, आप कौन होता है माफ करने वाले? लोकतंत्र में जनता आपसे सवाल पूछती है मोदी जी, आपने मुजरा शब्द का इस्तेमाल किया था, आप देश से माफी कब मांगोगे जरूर बताओ। किया था कि नहीं किया था बताओ? किया था कि नहीं किया था? कहा था विपक्षी पार्टियां मुजरा करे जाके अपने वोट बैंक के सामने। अरे विपक्षी पार्टियों में तो हमारी माताएं बहनें भी काम करती है मोदी जी, वो सब मुजरा करेगी? ऐसी भाषा का इस्तेमाल आप करते हो, माफी तो आपको मांगनी चाहिए देश से। आपकी पार्टी से जुड़े हुए लोग मां की गालियां देते हैं टीवी चैनल पे बैठते। मैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ सदन से लेकर सड़क तक लड़ता रहता हूं। मुझे मोबाइल पर दिन भर गालियां देते हैं तुम्हारे लोग, लेकिन हम लोग रोने धोने वाले लोग नहीं है, याद रखना। तुमसे दो दो हाथ करके लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। हम तुम्हारे साथ हैं। किसी चक्कर में मत रहना, किसी गलतफहमी में मत रहना। हिंदुस्तान में हर आदमी तुम्हारे लिए, तुम्हारे सामने घुटना टेकने के लिए पैदा नहीं हुआ है। इन छोटे छोटे बच्चों को डरा रहे हो आप, शर्म नहीं आती आपको? कह रहे हमने माफ कर दिया, माफ कर दिया। अरे आपको माफी मांगनी चाहिए इस देश की जनता से। 12 साल में एक भी वादा आपने नहीं पूरा किया। 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा आपने किया था। 24 करोड़ नौकरी हिंदुस्तान के नौजवानों को मिलनी थी, आपने झूठ बोला। माफी मांगिए इस देश से। आपने कहा था किसानों के फसल का दाम 2 गुना कर देंगे, आज तक किसानों के फसल का दाम 2 गुना नहीं हुआ। उनको लाठियों से पीटने का काम आप करते हो, जब गन्ने का, धान का, गेहूं का दाम वो मांगने के लिए जाता है। माफी मांगिए इस देश के किसानों से कि आपने उसके आमदनी दोगुना करने का काम नहीं किया। आपने कहा था 15 अगस्त 2022 तक पूरे हिंदुस्तान में सबको पक्का मकान मिल जाएगा। आप झोपड़ियों के ऊपर बुलडोजर चलाते हैं, गरीबों का घर उजाड़ते हैं, आदिवासियों को विस्थापित करने का काम करते हैं। माफी मांगे इस देश के गरीबों से, आदिवासियों से, झोपड़ी में रहने वाले उन लोगों से जिनके ऊपर आप बुलडोजर चलाने का काम करते हैं। आपने नौजवानों से वादा किया था कि हम इस देश में एक बेहतरीन व्यवस्था आपके लिए देंगे। 93 पेपर लीक आपके राज्य में हुए, अलग अलग राज्यों के अंदर। उस 93 पेपर लीक के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं और आपकी डबल इंजन की सरकारें जिम्मेदार है। मोदी जी माफी मांगे देश के नौजवानों से कि आपके शासित राज्यों में, भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में पेपर लीक होने का काम हुआ। इसलिए देश से माफी अगर किसी को मांगना चाहिए तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी अभी क्या कर रहे हैं? अभी क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं 500 बिलियन डॉलर का हम इन्वेस्टमेंट करेंगे अमेरिका के अंदर। आपसे कह रहे हैं डॉलर बचाना है, पेट्रोल का इस्तेमाल कम करो, डीजल का इस्तेमाल कम करो। हमको विदेशों से तेल खरीदना पड़ता है और अपने दोस्त अडानी से कह रहे हैं जाके अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करो, हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट मत करो। हिंदुस्तान में तो हम तुम्हें जो चाहोगे, जिस दाम पे चाहोगे दे देंगे। अब जो पैसा यहां से कमा रहे हो, लूट रहे हो, वो जाके अमेरिका में खर्च करो। ये रहा इस देश के अंदर। अभी एथनॉल का मामला शुरू हो गया, E20 से गाड़ियां खराब हो रही है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। महंगाई आसमान पे है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। चंद पूंजीपतियों के लिए सरकार चल रही है। 17 लाख करोड़ रुपए मैंने आपको बताया माफ किया, और कुल 42 कंपनियों का 3,53,000 करोड़ रुपए मोदी जी ने पूरी तरीके से माफ कर दिया। कितनी कंपनियों का? कितनी कंपनियों का? 42 कंपनियों का। 42 कंपनियों का। कितना कितना लूट के लेके। मैंने तो मोदी जी से एक बार सदन में कहा, मैंने कहा मोदी जी छोटा कर्जा आपसे नहीं लेना चाहिए। बोले क्यों? मैंने कहा जो 20,000 का कर्जा लेता है उसका कागज पकड़ के आप हवालात में बंद कर देते हैं। जो 50,000 का कर्जा लेता है उसको पकड़ के आप हवालात में बंद कर देते हैं। जो 1 लाख का कर्जा लेता है उसको पकड़ के आप हवालात में बंद कर देते हैं। लेकिन अच्छा है विजय माल्या जो 9,000 करोड़ रुपए का कर्जा लेता है और हिंदुस्तान से आप उसको भगा देते हैं। अच्छा है नीरव मोदी, मेहुल चोकसी जो 20,000 करोड़ का कर्जा लेता है, हिंदुस्तान से आप उसको भगा देते हैं।
नितिन संदेशरा 6,000 करोड़ का कर्जा लेता है, हिंदुस्तान से आप उसको भगा देते हैं। ललित मोदी 3,000 करोड़ रुपए का कर्जा लेता है, हिंदुस्तान से आप उसको भगा देते हैं। वो लंदन में बैठ के ऐश कर रहा है। देश के नौजवानों को, गरीबों को, मजदूरों को चिढ़ाने का काम करता है। ये किसका पैसा है जो मेरे रोजा लेके भागा है? ये किसका पैसा है जो नीरव मोदी लेके भागा है? ये पैसा किसी और का नहीं, ये कटनी के छोटे व्यापारी, जबलपुर के व्यापारी, मध्य प्रदेश के लोग, देश के कर्मचारी, मजदूर और किसान का पैसा है। जो पैसा हम बैंकों में जमा करते हैं, मोदी जी उसको उठा के अडानी को और अपने पूंजीपति मित्रों को दे देते हैं। कहते बैंक लूट लिया, अब हिंदुस्तान से भाग जाओ। और यहाँ तुमको नारा फंसा दिया है इन्होंने, जिस हिंदू का खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। हिंदू मुसलमान के नाम पे बेटा लड़ते रहो, हम तुम्हारी जेब काटते रहेंगे। इसीलिए मैंने इस पार्टी का नाम बदल के भारतीय जेब कतरा पार्टी रख दिया। भारतीय जेब कतरा पार्टी आपके जेब काटने का काम करती है। कहते हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाई करते रहो, शिक्षा के बारे में बात मत करो, अस्पताल के बारे में बात मत करो, सड़क के बारे में बात मत करो, रोजगार के बारे में बात मत करो, व्यापार के बारे में बात मत करो, किसानी के बारे में बात मत करो, नौजवान के बारे में बात मत करो, माताओं बहनों की सुरक्षा के बारे में बात मत करो, मिड डे मील के बारे में बात मत करो। सिर्फ दिन रात हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान में लगे रहो। लेकिन मैं कटनी के लोगों आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक एक सवाल पूछ के जाना चाहता हूँ। अगर 1 लाख सरकारी स्कूल हिंदुस्तान में बंद हो रहा है, तो जरा अपने दिल पे हाथ रख के पूछना कि करोड़ों बच्चे जो शिक्षा से वंचित होंगे, उसमें बड़ी संख्या हिंदुओं के बच्चों की होगी या मुसलमानों के बच्चों की, सिख के बच्चों की होगी या ईसाइयों के बच्चों की? याद रखना, अगर अस्पताल देश के अंदर बर्बाद होंगे और खराब होंगे और बंद होंगे, तो उससे हिंदू ज्यादा प्रभावित होगा या मुसलमान? जरा दिल पे अपने हाथ रख के पूछना। अगर देश में महंगाई ज्यादा बढ़ेगी, पेट्रोल का दाम महंगा होगा, चीनी का दाम महंगा होगा, टमाटर प्याज का दाम महंगा होगा, तो उसका ज्यादा प्रभाव हिंदुओं पे पड़ेगा कि मुसलमानों पे? जाहिर सी बात है, हिंदू की ज्यादा आबादी है तो महंगाई की ज्यादा मार हिंदुओं पे पड़ेगी। शिक्षा में बच्चे ज्यादा आपके पढ़ने जाते हैं स्कूल, अगर स्कूल सरकारी बंद होंगे तो ज्यादा अनपढ़ बच्चे आपके पैदा होंगे। अस्पताल ज्यादा संख्या में अगर बंद होंगे तो अस्पतालों की बदहाली की मार ज्यादा आपको झेलनी पड़ेगी। तो सारा कष्ट, सारी तकलीफ, सारी बदहाली हिंदुओं को देकर कहते हैं जिस हिंदू का खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। मैं तो कहना चाहता हूं मोदी जी, मेरा खून बहुत खौलता है, लेकिन खौलता इस बात पे है कि 1 लाख सरकारी स्कूल तुमने बंद क्यों किया। मेरा खून बहुत खौलता है, लेकिन खौलता इस बात पे है कि 20,000 करोड़ रुपए हमारे बैंकों से चुरा के तुमने नीरव मोदी को क्यों दिया। मेरा खून तो खौलता है, लेकिन इस बात पे खौलता है कि 9,000 करोड़ रुपए हमारे बैंकों का लुटा के तुमने विजय माल्या को हिंदुस्तान से भगा क्यों दिया। मेरा इन सवालों पे खून खौलता है कि आपके राज्यों में पेपर लीक क्यों हो रहे हैं और ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को पेपर कराने का ठेका क्यों दिया जा रहा है। इन सवालों पे हमारा खून खौलता है, इन सवालों पे हमारा खून खौलता है। और अंधभक्तों के चक्कर में ज्यादा मत पड़ना, अंधभक्तों के चक्कर में ज्यादा मत पड़ना, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते रहना। इनका एक नेता है हेमंत विश्व शर्मा, मुख्यमंत्री आसाम का, कहता है मुसलमानों के यहाँ से सामान नहीं खरीदना है। मैंने कहा बेईमानों, जितना पेट्रोल डीजल आता है सब गल्फ कंट्री से आता है, मुसलमानों के देश से। तय करो भाई भाइयों कि तुम अपने घर में गैस और तेल का इस्तेमाल नहीं करोगे जो मुसलमानों के देश से आता है। तय करो। देश की जनता को बेवकूफ समझते हो। मोदी जी, तुम्हारी पार्टी के सारे नेताओं के धंधे दुबई में, कतर में शेखों के यहाँ चलते हैं। मोदी जी को देखा है कि नहीं देखा है? जब वो जाते हैं अरब देश में दौरा करने के लिए, दोनों हाथ फैला के शेखों से ऐसे गले मिलते जैसे कुंभ के मेले में पिछड़ा हुआ फ्लाइट। देखा नहीं देखा है? देखा नहीं देखा है? ऐसे गले मिलते हैं। कतर के मस्जिद में भी जाते हैं, ब्रुनई के मस्जिद में भी जाते हैं, दुबई के भी मस्जिद में भी जाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम करते हैं। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अपने भविष्य को लेकर सावधान रहिए।
हिंदुस्तान के भविष्य को लेकर सावधान रहिए। ये निजीकरण निजीकरण निजीकरण, हर चीज का निजीकरण हो जाएगा तो आपको तो कोई पूछने वाला नहीं है। रेलवे के बारे में बात कीजिए, कहते रेल घाटे में है, निजीकरण। कोयला के बारे में बात करें, कहते कोल इंडिया घाटे में है, इसका निजीकरण। स्टील प्लांट के बारे में बात करिए, कहते हैं स्टील प्लांट घाटे में है, इसका निजीकरण। यहां कोई व्यापारी है? कोई व्यापारी है आसपास? आप है व्यापारी? इधर आइए जरा, इधर आइए। अगर मैं आपको कहूं कोई घाटे का सामान खरीदने को, तो आप खरीदेंगे? कभी नहीं, कभी नहीं। घाटे का सामान खरीदेंगे? कभी नहीं। कोई व्यापारी घाटे का माल बेचो तो आप खरीदेंगे? कभी नहीं खरीदेंगे। तो बताइए, रेल घाटे में है तो उसको कौन दरिया दिल व्यापारी है जो खरीदेगा? इसका मतलब झूठा प्रचार किया जाता है कि निजी कंपनी, जो हमारी सरकारी कंपनियां हैं घाटे में है, और उसको निजी हाथों में बेचा जाता है। इनके झूठे प्रचार के अंदर आपको नहीं फंसना है। आज हर व्यवस्था अगर सरकारी हाथों से निकल के निजी हाथों में चली जाएगी तो याद रखना, वो सिर्फ और सिर्फ आपसे माल कमाने का काम करेंगे, सिर्फ और सिर्फ माल कमाने का काम करेंगे। इसलिए इस सभा में आप आए हैं, आदरणीय रघु ठाकुर जी को आप सुनेंगे। हमने भी राजनीति का ककेरा रघु जी से सीखा और बचपन से ही एक रुचि थी कि देश और समाज के लिए कुछ काम करो, और वो मौका आदरणीय रघु ठाकुर जी के नेतृत्व में मुझे तब मिला जब लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी से जुड़ के पहली बार सुल्तानपुर के अंदर हमने अपने कलेक्टर का घेराव किया था। उस समय मेरी गिरफ्तारी हुई थी और मुझे याद है 1997 में रघु जी आए थे और इन्होंने शाम तक का वक्त दिया था कलेक्टर को। संजय सिंह छूट गए तो ठीक है, वरना मुझे भी जेल में लेके चले जाना है, और मुझे 5 बजे शाम को रिहा कर दिया था डीएम ने। वो ताकत है जो शख्सियत आपके सामने बैठे हैं, 7 साल जिंदगी का अलग अलग आंदोलनों में जेल में बिता चुके हैं। आज तो 2 महीने की जेल का डर दिखा के कोई भी दरोगा किसी भी पार्टी में शामिल करा लेता है। कहता है तुम्हें जेल में डाल देंगे, ईडी तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी, सीबीआई तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। बड़े से बड़े नेता घुटना टेक के वो शामिल हो जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन वो शख्स यहाँ पर बैठे हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी किसी से झुकना नहीं सीखा, और इनके नेतृत्व में काम करके मैंने भी जिंदगी में कभी किसी के आगे झुकना नहीं सीखा। तो इसलिए मिल के साथ में लड़ना है। सदन से लेकर सड़क तक डॉक्टर लोहिया का तो नारा था कि सड़क खामोश हो गई तो संसद आवारा हो जाएगा। डॉक्टर लोहिया कहते थे जेल वोट और फावड़ा। जेल संघर्ष का प्रतीक, वोट परिवर्तन का प्रतीक, फावड़ा रचनात्मकता का प्रतीक, सेवा का प्रतीक। ये लोहिया जी का सिद्धांत था, जेल वोट और फावड़ा। तो जो लोग संघर्ष में यकीन रखते हैं, परिवर्तन में यकीन रखते हैं, सेवा के कार्यों में यकीन रखते हैं, उनके सामने जीती जागती एक मूरत आपके सामने, जीती जागता एक शख्स आपके सामने है जिसका नाम है रघु ठाकुर, जो लोहिया के विचारों पर चलने का काम करते हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन लोहियावादी विचारों पे समर्पित होकर, समाजवादी विचारों पे समर्पित होके बिताने का काम किया है। मुझे आपने यहाँ पे बुलाया, इतना सम्मान दिया, मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब इंकलाब इंकलाब, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।